हेलो अर्जुन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया था। होप उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। आज विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है। बहुत ही इजी चैप्टर है, ग्राफिकल चैप्टर है, कुछ इक्वेशंस की स्टडी करेंगे, ग्राफ्स की स्टडी करेंगे और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स से जो हमारे इस चैप्टर में आगे काम आएगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है? बताइए मुझे। लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर सेकंड में भी स्टडी करा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या हमें नहीं याद तो हम लोग दोबारा इसके बारे में पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितने देखने को मिलती है? 1। जब हमें हमारा जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 देखने को मिलती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देखें तो क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन है ना? क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, बट हमारे दोनों वेरिएबल्स की ही जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमें कितनी देखने को मिल रही है? 1, क्योंकि इसकी पावर में 1 ही तो है, यही हमारा वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स है ना। तो इसकी जो डिग्री हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 1, जो हाईएस्ट पावर है हमारे इक्वेशन में। ठीक है, और अगर मैं और एग्जांपल्स देखूं तो क्या ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या मुझे बताइए कि क्या ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन बन रही है? नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हमें देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2। इसका मतलब ये जो डिग्री हमें 2 देखने को मिली है, इससे हमें लीनियर इक्वेशन देखने को नहीं मिल रही है। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। समझ आया क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 नहीं है। जो 1 हाईएस्ट डिग्री वाली इक्वेशन होती है सिर्फ वही हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें देखने को मिली है, ये इक्वेशन है हमारी कौन सी इक्वेशन है? ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर या इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो क्या है? एक्स। समझ आया? और ये जो नीचे वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है, और ये जो है ये तो सिंगल वेरिएबल ही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x। 3x में से माइनस कर देंगे 5x को, तो हमें मिल गया माइनस का 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां बचा हमारे पास में माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन ही देखने को मिल रही है हमें विथ वन वेरिएबल, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है? हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और साथ में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, तो वो एग्जांपल्स कौन से होंगे? और क्लियर करते हैं इसको। और अगर एग्जांपल्स देखें टू वेरिएबल्स के, तो जैसे हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में भी गिवन है, ये बताइए, या फिर ये बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं? ध्यान से देखिए, क्या हम लोगों को इसमें हमारे वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 देखने को मिल रही है? दोनों वेरिएबल्स में 1 देखने को मिल रही है। और क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, इसलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगी। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं, इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट है,
एक कांस्टेंट है, साथ में कॉफिशिएंट है y का, और x का कॉफिशिएंट कितना है 1। अगर इसके आगे कुछ भी इनटू में नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, 1 मानते हैं। तो x कॉफिशिएंट हमें गिवन है, कांस्टेंट हमें गिवन है, वेरिएबल हमें गिवन है, और वेरिएबल की पावर हमें कितनी गिवन है 1। दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 1 जो है हमारी डिग्री के अंदर है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हुई, और लीनियर इक्वेशन कौन सी वाली हुई, 2 वेरिएबल वाली। क्लियर है ये चीज? क्या ये चीज समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो लीनियर इक्वेशन इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो 1 देखने को मिल रही है, इसलिए वो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। और 2 वेरिएबल्स की इसलिए क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज होते हैं एक्स वाई जेड, या कोई भी 3 वेरिएबल्स को यूज करते तो वो 3 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बन जाती। ओके, समझ आया कि क्यों हम लोग उसको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन कह रहे हैं और लीनियर इक्वेशन क्यों बन रही है, ये सब चीज भी क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है पेयर। पेयर किसको कहते हैं? पेयर होता है कोई भी दो चीजों का ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या स्टडी करना है, कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन होंगी 2 वेरिएबल्स की, उनके पेयर के बारे में, यानी दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हुए स्टडी करना है। ये चीज क्लियर हुई? हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस वाली इक्वेशन को, तो हम लोगों को यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म देखने को मिल रही है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और वो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म है? जनरल फॉर्म कैसे हुई? यहां पर a जो है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी लास्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी कराया इस बारे में कि बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको कि a तो है वो हमारा क्या है, बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ x, b हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन मिलती है 2 वेरिएबल्स की, तो उसकी जनरल फॉर्म हमें ये देखने को मिलेगी। क्या ये चीज क्लियर हुई कि कैसे मिल रही है ये इक्वेशन? अगर हम कोई भी इक्वेशन का एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैंने और एग्जांपल्स लिए किसी इक्वेशन के, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रही है? बन रही है ना, जिसमें हमारा 5 क्या है, 5 हो गया हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x, 3 क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ y, और 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट। इस चीज के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करा है, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि इस चैप्टर में भी आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो कॉफिशिएंट्स हमें पता चल गए, वेरिएबल्स हमारे पास 2 ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन में, x और y। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है, ये जो जनरल फॉर्म हमारे पास बन रही है, वो क्या बन रही है, वो बनेगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमें सारी इक्वेशंस इसी फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर a जो है वो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हो सकता है, a, b और c, और x और y जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। a, b को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x एंड y, और c जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो 0 भी हो सकता है, बट a जो है, a और b जो है वो सेम टाइम पे कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है, a, b और c जो है हमारा वो होंगे कोई भी रियल नंबर्स जो हमारे नंबर्स हैं, बट a और b जो है वो सेम टाइम पर 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये चीज मैंने क्यों बोली, क्योंकि अगर ये इनमें से कोई भी सेम टाइम पे 0 के इक्वल हो गया, तो आप मुझे बताइए कि मान लीजिए मैंने a की जगह पे 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, 0x
प्लस बी की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, 0y प्लस सी मान लीजिए कोई भी डिजिट है इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे क्या देखने को मिला, 5 इक्वल्स टू 0। और ये 5 इक्वल्स टू 0 क्या बन रहा है, कुछ नहीं। 5 इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमारे जो मैथ्स है उसके कंसेप्ट ही रॉन्ग हो गए। 5 इक्वल्स टू 0 कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता ना। इसीलिए मैंने कहा कि ए और बी जो है वो कभी भी सेम टाइम पे 0 नहीं होंगे। कोई एक को 0 ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए को 0 ले लिया तो बचा 0x प्लस मान लीजिए बी कोई भी डिजिट है और कांस्टेंट हमारा बन रहा है, तो ये हो गया हमारा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2y हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -5 और y हो जाएगा हमारा -5/2। तो यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो y की मुझे कोई वैल्यू देखने को मिल रही है, वो क्या मिल रही है, -5, माइनस का 5/2। तो यहां जो है वो इक्वेशन इजिली सॉल्व हो रही है ना। और इक्वेशन हमारी क्या बन गई, यहाँ पे 1 वेरिएबल की बन गई, क्योंकि एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो तो हमने 0 मान लिया था। इसीलिए कभी भी ए और बी को जो है वो सेम टाइम पे 0 नहीं मानेंगे, वरना हमारा जो कंसेप्ट है मैथ्स का वही गलत हो जाएगा, हमारी मैथ्स ही गलत हो जाएगी। 5 इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात समझ आ रही होगी कि ए और बी की जगह पे हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। और ये जो फॉर्म हमारी बन रही है यही हमारी जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, सारी जो इक्वेशंस है हमारी जो लीनियर इक्वेशंस बनेगी 2 वेरिएबल्स की, वो हमें इस फॉर्म में देखने को मिलेगी। ये चीज क्लियर है, क्यों मिल रही है। ये रहा एग्जाम्पल, इससे कंपेयर कर लीजिए। कोई भी कॉफिशिएंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वेरिएबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक्स और वाई, और जनरल फॉर्म जो मिलेगी वो इस फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। अब हमें जो स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है पेयर्स को। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर जो है वो। अब पेयर बनाने के लिए कोई भी दो इक्वेशन अगर हम लें तो दो इक्वेशन हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगी। अगर मैं कोई दो इक्वेशंस का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है 9 और ये कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या देखने को मिल रही है, वही जनरल फॉर्म देखने को मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरी, अब करना तो हम दोनों को इनको साथ में स्टडी है। अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को देखूं तो क्या मैं इसको दोबारा से ए लूं, दोबारा ए तो नहीं ले सकती, क्योंकि ए तो यहाँ पर अगर यहाँ के इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए तो हमारा क्या हो रहा है 2, तो दोबारा तो मैं ए नहीं ले सकती। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको मान लेती हूँ a1। अगर ये कॉफिशिएंट जो है ये हमारी पहले वाली इक्वेशन का है तो ये रहेगा a1, x तो x ही रहेगा क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स जो है वो सेम है, और ये हो जाएगा हमारा a2। इसको मान लेते हैं b1, इसको मान लेते हैं b2, y जो है वो y रहेगा, और इसको मान लेते हैं c1 और ये हो जाएगा हमारा c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज समझ में आई। जनरल इक्वेशन जो जनरल फॉर्म रहेगी वो तो वही रहेगी, बट हमारे जो नंबर है वो कोई हर टाइम थोड़ी सेम रहेंगे, है ना। हम जो दो इक्वेशंस की स्टडी करेंगे उसमें वेरिएबल सेम रहेंगे, बट हमारे जो डिजिट्स हैं, हमारे जो कॉफिशिएंट हैं एक्स और वाई के, वो तो चेंज होते रहेंगे। इसीलिए मैंने कॉफिशिएंट्स को अलग अलग माना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये चीज क्लियर है। तो हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशन की हम स्टडी करेंगे उसमें हमें जो जनरल फॉर्म लेनी है वो है ये। जनरल फॉर्म सेम ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही हमारी जनरल फॉर्म है। बट कॉफिशिएंट्स की डिजिट्स अलग अलग रहे, दो इक्वेशन है इसलिए हमने उनको अलग अलग मान लिया, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये जनरल फॉर्म हमें पेयर ऑफ इक्वेशन की देखने में मिलेगी। ओके, अब हम स्टडी करते हैं इस टेबल को। जो टेबल हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये हमें क्या कह रही है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है, पूरा जो चैप्टर है वो डिपेंड करता है हमारा इस कंसेप्ट पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब पेयर ऑफ लाइंस हमें गिवन है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियोज हमें गिवन है, इनकी कंपैरिजन गिवन है, कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इन इक्वेशन से देखने को मिलेगा वो हमें गिवन है, और जो हमारे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे देखिए। अब ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास a1 a2 और b1 b2 की क्या वैल्यूज मुझे देखने को मिल रही है, वही जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर देंगे हम। हमारा जो पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x
प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशंस है ना, क्योंकि हमें जो हमारे वेरिएबल्स की डिग्री है वो 1 देखने को मिल रही है। और क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स बन रही है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, x और y। ये चीज भी क्लियर है। नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हमारा जो जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल सकती हूँ? निकाल सकते ना? बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो मेरे को a1 की वैल्यू क्या मिल रही है? x का कॉफिशिएंट 1 है ना, x के साथ में क्या चीज इनटू में 1। हमारा जो b2 है वो मुझे कितना मिल रहा है? -2। b2 क्या है हमारा? कॉफिशिएंट ऑफ y, है ना। और c जो है वो यहाँ पे 0 है, c1 जो है वो 0 है, ठीक है। और अगर मैं a2 देखूं, यानी इसको कंपेयर करूंगी इससे, इस वाली जनरल फॉर्म से, तो a2 जो है वो क्या है मेरा? कॉफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल x, वो क्या है? 3, है ना। और b2 अगर मैं देखूं तो b2 मुझे क्या मिल रहा है? ये रहा b2 मिलेगा मुझे 4, कॉफिशिएंट ऑफ y। और यहाँ पे मुझे जो मेरा c2 है वो भी देखने को मिल रहा है कितना? -20। साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो हमारा जनरल फॉर्म है उसके अंदर हम प्लस लेते हैं, बट अगर हमारी इक्वेशन में माइनस है तो हमें डिजिट को माइनस में लेना होगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जब हमारे पास में ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर हमारा जो रेशियो है वो कैसा देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें हमारा जो रेशियो है वो इस फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी जो हमारा a1/a2 होगा वो इक्वल नहीं होगा b1/b2 के, तो हमारी जो लाइन है, जो हमारी ग्राफिकल लाइंस है, वो हमें इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। इंटरसेक्ट करती हुई मतलब वो कहीं ना कहीं आपस में कट हो रही होंगी, और कोई एक पॉइंट पे कट हो रही होगी, है ना। जब आपस में कट हो रही होंगी दोनों लाइंस, तो हम लोगों को वो एक ही सॉल्यूशन उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कोई सिंगल वैल्यू हमें हमारी वेरिएबल की वहां पे देखने को मिलेगी, एक्स और वाई की कोई एक ही वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी वैल्यू कैसे मिलेगी? जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है ना। हम लोग या तो एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं तो हमें वाई की वैल्यू देखने को मिलती है, वाई की जगह पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू देखने को मिलती है, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, LHS इक्वल्स टू RHS, ये चीज हमें क्लियर है। तो ऐसी वैल्यूज हमें एक्स और वाई की कितनी देखने को मिलेगी? सिर्फ 1। इसलिए हम इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि वो एक जगह से इंटरसेक्ट करता है ग्राफ में, और वहां हमें कोई एक्स वाई पॉइंट देखने को मिलता है, वो भी कितना? सिंगल पॉइंट। ओके, ये चीज क्लियर है। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमें ये वाली मिल रही है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम रेशियो कंपेयर करेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 करके। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो a1/a2 मेरा क्या बन रहा है? 1/3, और b1/b2 मुझे क्या मिल रहा है? माइनस का 2/4। तो जब मैंने इसको कट करा तो मुझे मिला 1/2, वो भी माइनस का, यानी कि मुझे a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं मिल रहा b1/b2 के। नहीं मिल रहा ना? ये चीज समझ में आई? इक्वेशन को कंपेयर करके हमने क्या निकाला? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकाली और देखा कि क्या मुझे a1 a2 और b1 b2 का रेशियो जो है वो इक्वल मिल रहा है। नहीं, इक्वेशन जो रेशियो मुझे मिला वो इक्वल नहीं मिला। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ देखने को मिलेगा। हमारे जो लाइंस हैं, यानी ये जो लाइंस हमारे पास गिवन है, ये कहीं कट करती हुई दिखेगी सिंगल पॉइंट पे, और सिंगल पॉइंट जो है वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो हमारा ग्राफ है वो कट होता हुआ मिलेगा, यानी एक्स और वाई की हमें जो सिंगल डिजिट्स देखने को मिलेगी। ये चीज क्लियर है? और आगे अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे अभी आगे, उससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। एक बार जो ये टेबल है उसको ढंग से समझ लीजिए कि ये टेबल हमें क्या कहना चाह रही है, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन समझ में आई कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिलता है, उसमें हमें हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी, सिंगल पॉइंट पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यही हमारा जो है वो कंसिस्टेंट भी कहलाता है। यहां लिख देती हूं, ठीक है। यहां पे हमें कंसिस्टेंट भी देखने को मिलेगा। अब कंसिस्टेंट क्या चीज है?
कंसिस्टेंट होता है जब हमें किसी भी लाइन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो देखने को मिले, तब वो हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो हमारा कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो होगा वो हमें इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देखिए A1 की वैल्यू तो हो गई 2, A2 B2 की B1 की वैल्यू हो गई 3 और C1 की वैल्यू हो गई 9, वो भी किसका, माइनस का, और A2 की वैल्यू हो गई हमारा 4, B2 की वैल्यू हो गई 6 और C2 की वैल्यू हो गई 18। तो जब मैंने इनकी रेशियोज को आपस में कंपेयर करा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 करके इस तरीके से, तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे मिल रहा है कोइंसिडेंट लाइन मुझे देखने को मिलेगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही जस्ट दूसरी लाइन मुझे देखने को मिलेगी, यानी कि उसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर वो आपस में मिल रहे होंगे, कट हो रहे होंगे, तो मुझे यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, यानी मुझे यहाँ पे बहुत सारी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज देखने को मिलेगी जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होगी। LHS इक्वल्स टू RHS मुझे देखने को मिल रहा होगा जिसमें। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो एक ही जगह कट हो रहा था, इसलिए मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिली। अब मैं अगर आपको ध्यान से देखो तो जैसे हमारे पास में कोई लाइन बन रही है, ठीक है, एक लाइन और बन गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के सिमिलर हैं, तभी तो ये आपस में कोइंसिडेंट हो रही है, कोइंसिडेंट लाइन हमें देखने को मिल रही है। यानी हर पॉइंट पे ये जो है हम लोगों को पॉइंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, वो भी कैसे, सिमिलर पॉइंट्स, जब तो एक के ऊपर एक लाइन बन रही है, सेम लाइन बनेगी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को मैनी लाइन्स, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, जब कैसी कंडीशन बनेगी, जब हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, तो हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी जहां हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, दो ग्राफ्स हमें देखने को मिल गए। नेक्स्ट, अगर हमें कोई ऐसी क्वेश्चन देखने को मिले जिसके अंदर मेरा A1 अपॉन A2 तो इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट वो जो दोनों है वो इक्वल नहीं हो किसके, C1 अपॉन C2 के। ठीक है, क्या कंडीशन हो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसा रेशियो अगर मुझे देखने को मिलता है तो देखिए ये 1/2, ये भी 1/2 हो रहा है, इसको कट हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो रहा है 1/3, यानी कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये दोनों तो इक्वल हो गए, बट जो C1 अपॉन C2 है वो हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 1/3। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ग्राफ की कैसी लाइंस देखने को मिलेगी, पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, मुझे ग्राफ में ऐसी दो लाइंस देखने को मिलेगी। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखूं तो जब कोई पैरेलल चीज होती है तो ये आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि जैसे हमने ट्रेन की पटरी देखी होगी, कोई भी पटरियां साथ में चल रही है इस तरीके से, तो वो कभी भी जब ऐसे सीधी चलती रहेगी, पैरेलल चलती रहेगी आपस में, तो वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, लाइन ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये दोनों लाइन्स आपस में कट करे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई का कोई भी पॉइंट, कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा एक्स और वाई का जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ओके, सेटिस्फाइड करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग जब एक्स और वाई के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें LHS साइड और RHS साइड जो है हमारी इक्वेशन की वो इक्वल देखने को मिलेगी। ऐसा कोई पॉइंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, जब हमारी जो दोनों लाइन्स है वो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि वो पैरेलल रहेंगी तो वो कहीं भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाए है ना, ये जो डायग्राम्स यहाँ पे बनाया मैंने, ये डायग्राम्स हमें हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने को मिलेंगे। हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप का होगा, जिसके अंदर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी, यानी वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि बिल्कुल कोइंसिडेंटली होंगी, एक के ऊपर एक चलेगी, यानी कि जहां पर एक पॉइंट पे लाइन होगी सेम उसी पॉइंट पे बाकी दूसरी लाइंस होंगी। इसका मतलब वहां पे हमें मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो दोनों इक्वेशन के सेम होंगे, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हमें देखने को मिलेगी। और
नो सॉल्यूशन वाला जो थर्ड वाला कंडीशन है हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, वहां हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी हमारे ग्राफ में, यानी वो कभी आपस में कट नहीं करेगी। इसका मतलब वहां हमें कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी एक्स और वाई का पॉइंट वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये जो ग्राफ, ये जो टेबल हमें गिवन है, ये क्लियर है बिल्कुल। और प्लीज इसको ढंग से याद कर लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, किस तरीके से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से कंपेयर करना है, नीचे ये एग्जांपल देकर। जब ये याद होगा ना, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हमें यहाँ पे गिवन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये और ये। जब तक हमें ये कंडीशंस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम इस क्वेश्चंस के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं इस पे। इसको हमें ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है और याद करनी है ये तीनों कंडीशंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है जहां हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, वो हमारा कंसिस्टेंट भी बनेगा। ओके, अब यहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंट का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, जहां हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो देखने को मिले, कम से कम एक सॉल्यूशन देखने को मिले, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं बट एक सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अब ये वाला जो है थर्ड वाला कंडीशन, यहाँ पे है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो है वो हमारा बनेगा इनकंसिस्टेंट। ये चीज क्लियर है? इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के बारे में भी आगे हमारे पास क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या हमें इन इक्वेशंस के अंदर कोई सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो वो कैसा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मे बी बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो, तो वो हमारे पास में कंसिस्टेंट होंगे। और अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है उस पेयर में, तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वो इस जो टेबल है उसमें नहीं था, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया है, बट ये हमारे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इस चीज को कि मैंने क्या पढ़ाया है आपको, टेबल को पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद में आगे के एग्जाम्पल शुरू करते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा इसमें। ठीक है, देख लीजिए एक बार। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज को किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये समझ आया नीचे वाली इक्वेशन को देखकर? ये यही वाली इक्वेशन है, इसको बस मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया कि हम लोग किस तरीके से कॉफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कॉफिशिएंट्स वेरिएबल्स बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, अभी फिर से रिवाइज करवा दिया है। होप ये चीज क्लियर होगी कि कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं इसको ढंग से, लिख देती हूँ इसको अलग से कि क्या चीज हमने पढ़ी है, उससे क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास में कोई इक्वेशन गिवन है, कौन सी, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं ताकि सारी इक्वेशंस को एक बार में कंपेयर कर सकें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई ये, जिसके अंदर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, क्या अलग होगा, सिर्फ कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। ठीक है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो हो गए a2 b2 और c2, उसके कॉफिशिएंट और कांस्टेंट्स, और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके हो गए a1 b1 और c1। ठीक है, और x और y जो है वो हमारी वेरिएबल्स हैं। अब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन ऊपर बन रही है वो क्या है कि जब हमारे पास में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आपस में बराबर नहीं मिले, हमें नॉट इक्वल्स टू मिले, तो हमें c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि क्या हमारे पास a1 a2 और b1 b2 जो है वो इक्वल मिल रहा है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं मिल रहा है तो हमें कैसा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बताइए।
अभी हमने पढ़ा टेबल में ऊपर कि जब हमारा a1/a2 और b1/b2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी और यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है तो किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और क्या ये कंसिस्टेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन रही थी, बताइए। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये दोनों इक्वल होंगे c1/c2 के। इसका मतलब मुझे कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, यहां पे मुझे मिलेंगे कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस। कोइंसिडेंट लाइंस मुझे देखने को मिलेगी, यानी कि इसके मुझे मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर x और y की वैल्यू पर बहुत से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारी लाइन को कोइंसिडेंट कर रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो है वो इक्वल है। और क्या ये कंसिस्टेंट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमें मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी? थर्ड कंडीशन हमारी ये थी कि हमारा जो a1/a2 है वो इक्वल तो होगा b1/b2 के, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? तो मुझे मिलेगी पैरेलल लाइंस और साथ में कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो लाइंस पैरेलल होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा एक्स वाई का, तो हमें यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ये हमें याद करना है, यही है जो उस टेबल के अंदर बताया गया है। दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी जिसके अंदर a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट होंगे, x और y वेरिएबल्स होंगे। x y की जगह और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, और ये जो कंडीशंस, ये जो रिलेशन हमें नीचे गिवन है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो एक बार ये चीज पढ़ लीजिए, इसके बाद में अभी कुछ एग्जाम्पल्स करवाते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएगी, बट इस चीज को ढंग से याद कर लीजिए। ओके, देख लीजिए। चले आगे देखें, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके आगे, तो और चीजें क्लियर होंगी कि आगे एग्जाम्पल्स जो है वो किस तरीके से हैं, क्या चीज हमें चेक करनी है एग्जाम्पल्स में। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। रीड आउट करते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हमें क्या कह रहा है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, अब पेयर ऑफ इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, क्या x plus 3y is equals to 6 और 2x minus 3y is equals to 12। ठीक है, अब ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों लीनियर है, लीनियर इक्वेशन बन रही है, और साथ में दो वेरिएबल्स वाले पेयर हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें पहले तो चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं। अब कंसिस्टेंट मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या इसमें हमें कोई सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो हमें उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अगर चेंज करूं तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, x प्लस
3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बताइए। और हमने क्या करा है कि जो हमारा कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वल के इस साइड ले गए, और 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बट हम लोगों को जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसको मैंने सिर्फ इस चीज में चेंज करा है ताकि हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को इजीली डिफाइन कर सकें। ओके, अब मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ। जो हमारी जनरल फॉर्म है उससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू ये 0। यही थी हमारी जनरल फॉर्म्स। इन दोनों से कंपेयर करते हैं इनको, तो मुझे जो a1 की वैल्यू है वो कितनी देखने को मिल रही है, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन से 1 है ना, x के कॉफिशिएंट जो है वो 1 देखने को मिल रहा है। b1 का जो वैल्यू है वो कितना देखने को मिल रहा है, तो y के कॉफिशिएंट में है +3। c1 का जो c1 जो है कांस्टेंट वो मिल रहा है माइनस का 6। a2 कितना मिल रहा है, ऊपर नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a2 मिल रहा है 2। b2 कितना देखने को मिल रहा है -3, और c2 कितना देखने को मिल रहा है -12। अब सबसे पहले हमें बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए मैं क्या देखूंगी कि क्या मुझे इसका कोई सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं कैसे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू कितना 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू कितना, और c1 अपॉन c2 कितना, ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स 1/2 टाइम्स, ये कट हो जाएगा 1 टाइम्स, वो भी कितना -1। तो अब यहाँ पे मुझे a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं मिल रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो पहला वाला जो है वही कंडीशन जो है वो रॉन्ग, मतलब इक्वल मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सी कंडीशन मेरी बन रही है जहां पे मुझे a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल ही नहीं मिला। तो देखिए टेबल को जो मैंने लिखा था, तो ये हमारी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, क्या मुझे ये वाली कंडीशन देखने को मिली है कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं है। तो यहां मुझे कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन वाली। इसका मतलब यहां पर मुझे कोई यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और मेरा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जिसके अंदर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही होगी किसी सिंगल पॉइंट पे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये चीज क्लियर है, ये चीज मैंने आपको बताई टेबल में। सो इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ आया कंसिस्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ना कोई पॉइंट, सिंगल पॉइंट तो एटलीस्ट ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, अब मुझे इसको पुट करना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली पुट करने के लिए मुझे ये तो पता चलेगा कि मुझे इंटरसेक्टिंग ग्राफ देखने को मिलेगा, बट ग्राफ के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे, तभी तो मेरा ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट्स निकालते हैं किसकी हेल्प से, हमारी जो इक्वेशन गिवन है हमें उनकी हेल्प से। तो इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और अगली जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ के जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं। जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन के बने हैं उन्हीं की हेल्प से हम लोग ग्राफ के हर पॉइंट को निकालेंगे, जिससे हमें हमारा कोई सिंगल ग्राफ, कोई ग्राफ देखने को मिलेगा। वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने x ले लिया, तो अगर मैं x के इक्वल में लिख दूं, x को इक्वल में करूं तो क्या होगा कि जो 3y है ये इधर आ जाएगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो हमारा x है वो इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3y के। अब मैं क्या करूंगी कि मैं x की वैल्यू निकालने के लिए y पर अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट्स रखती जाऊंगी, कोई भी इजी पॉइंट्स रखेंगे ताकि हम लोग ग्राफिकली पॉइंट्स निकालते जाए। ठीक है, ऐसे वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, और वो अपने आप सेटिस्फाइड करेंगे। देखिएगा किस तरीके से, जैसे कि मैंने कोई भी इजी पॉइंट्स रख दिए। ये हमारा टेबल बनाते हैं एक, जिसके अंदर मैं
x की वैल्यू निकालूंगी y की वैल्यूज को पुट कर करके। ठीक है, अब मैं सबसे पहले y की जगह पे लिख देती हूँ 0। ठीक है, बिल्कुल इजी पॉइंट्स रखेंगे ताकि हम लोगों को निकालने में, जो हमारे पॉइंट्स निकालने हैं उनको, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर मैंने y की जगह पे 0 रख दिया तो मुझे x की कितनी वैल्यू देखने को मिली? x की वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है 6। ठीक है, ये चीज समझ आई किस तरीके से निकला? x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, y की जगह पे पहली बार में मैंने पुट कर दिया 0। यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब मैं क्या करती हूँ, पुट करती हूँ y की जगह पे 1। ठीक है, अपनी मर्जी से पॉइंट्स रखने हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम क्या सोच के 0 रख रही है, 1 रख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप पॉइंट्स निकाल सकें, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से पॉइंट्स निकालिए, बस हमें इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ये सभी हमारी ग्राफ्स को सेटिस्फाइड करेंगे। अब मैंने रख दिया y की जगह पे 1, तो अगर मैंने y की जगह पे 1 रखा तो मुझे क्या वैल्यू मिली इस वाली इक्वेशन में? ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू देखने को मिली 3। ठीक है, तो जब मैंने y की जगह पे 1 रखा तो मुझे x की वैल्यू देखने को मिली। अब हमारा 2 से भी काम हो जाएगा, बट फिर भी सेफ के लिए आप दोनों चीजें, मतलब दोनों के 3-3 पॉइंट्स तो निकाल ही लीजिए। ठीक है, और अब मैं पुट करती हूँ y इक्वल्स टू 2। तो जब मैंने y इक्वल्स टू 2 पुट करा तो मुझे क्या मिला? इक्वल्स टू 0। तो यहां मुझे x की वैल्यू मिली 0। ऐसे करके मैंने 3-3 पॉइंट्स जो है वो निकाल लिए। कौन से? y इक्वल्स टू 2 रखने पर मुझे मिला 0। ठीक है, अब मुझे पहली वाली जो इक्वेशन है उससे तो मेरे x के पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से? x की जगह y की जगह पे 0 रखने पे मिला 6, 1 रखने पे मिला 3, 2 रखने पे मिला 0। ठीक है, ये बन रहे हैं हमारे ग्राफ के पॉइंट्स। 6 आएगा पहले और फिर 0, फिर 3 और 1 और 0 और 2। ये 3 पॉइंट्स मुझे देखने को मिल गए पहली वाली इक्वेशन से। ओके, इस वाली इक्वेशन से। नाउ सेकंड वाली इक्वेशन से निकालते हैं पॉइंट्स। सेम जिस तरीके से मैंने ये वाले पॉइंट्स निकाले उसी तरीके से निकालेंगे। एक वेरिएबल में वैल्यू पुट कीजिए, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यूज सॉल्व करके निकालते जाइए। ठीक है, अब फिर से 2x को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3y, है ना? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12 प्लस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करूं? टेबल बनाते हैं। ये बनाया मैंने टेबल, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स निकालेंगे फिर से x और y के। अब y की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यूज को निकालते जाएंगे। इजी पॉइंट्स रखिए जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले रखते हैं y इक्वल्स टू 0। जब मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू कितनी देखने को मिली? x प्लस y की जगह पर रख देंगे 0 अपॉन 2। तो यह तो हो गया 12 और ये 0 बन गया ये वाला पॉइंट पूरा। तो 12/2, यानी कि यहां से मुझे जो वैल्यू देखने को मिली x की वो कितनी मिली? 6। यानी जब मैंने y की जगह पे 0 रखा तो मुझे x की वैल्यू देखने को मिल रही है 6। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कैसी इक्वेशन, अब हमें जो इक्वेशन देखने को मिल रही है ना वो थोड़ी सी अपॉन में मिल रही है, जिससे हम लोगों को ऐसी वैल्यूज लेकर आनी है कि हमारा जो इक्वेशन है वो 2 से कट हो जाए, ताकि हम लोगों को इजी पॉइंट्स देखने को मिले। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि 3 की जगह पर ऐसा पॉइंट रखने की कोशिश करूंगी, y की जगह पर ऐसा पॉइंट रखने की कोशिश करूंगी कि हमारा जो 2 है उससे ऊपर वाली जो डिजिट बने वो इजीली कट हो जाए। ठीक है, तो सोचिए क्या और ऐसी वैल्यूज रख सकती हूँ। 12 बनाया तो वो तो इजिली कट हो गया 6 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगी तो ये बन जाएगा 15/2, बट वो इजिली कट नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा, क्या मतलब है? इजी निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं तो 9 हो जाएगा, 9/2, ये भी नहीं होगा कट। अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूं तो 6 टाइम से ये इजिली कट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, x की जगह पे रख देती हूँ -2। तो 12 प्लस 3 और y की जगह पे -2 रख दिया तो
पुट x नहीं, y इक्वल्स टू, y की जगह पे रखा है ना हमने, x की तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। पुट y इक्वल्स टू -2, y की जगह पे -2 रख दिया तो मुझे क्या मिला, देखिए मुझे मिल रहा है 12 -6 अपॉन 2, यहां से मुझे मिला 6/2, यानी मुझे बिना डेसिमल्स के वैल्यूज मिल गई कितनी, 3। ये हो गया y की जगह पे जब मैंने -2 रखा तो मुझे मिल गया 3। और बताइए और कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं पुट कर दूं y इक्वल्स टू -1 नहीं रख सकते, -2 रख दिया, -3 रखूं तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 3/2 हो जाएगा, नहीं। अगर मैं यहाँ पे -4 रख दूंगी तो 12 से 12 कट हो जाएगा और 0 बचेगा, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा सोचिए कि किस तरीके से हम लोग बिना डेसिमल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो y इक्वल्स टू अगर मैं -4 पुट कर दूं तो क्या होगा, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो मुझे देखने को मिलेगी 12 प्लस 3 की जगह 3 और y की जगह पर रख दिया -4, तो जो हमें x की वैल्यू देखने को मिली वो कितनी मिली, 12 - 12 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, यानी कि 0। x की वैल्यू मिल गई 0। ठीक है, इजी पॉइंट्स देखने को मिल गए, माइनस का 4 और 0। अब यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स मिले, 6 और 0। हमेशा x की जो वैल्यू होगी वो आगे लिखेंगे ब्रैकेट में, x और y की पीछे। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हो गई हमारे x की वैल्यू, ये y की, ये x की, ये y की, और ये x की और ये y की। ये चीज क्लियर है। तो अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिल चुके हैं, पहली वाली इक्वेशन से ये वाले पॉइंट्स और दूसरी वाली इक्वेशन से ये वाले पॉइंट। तो क्या मैं ग्राफ बनाऊं, क्या ग्राफ बनाना में आता है कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हमारे एक्सिस। ग्राफ्स आप सभी ने देखे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से, जिसमें हमारा ये वाला जो एक्सिस होता है ये तो होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी एक्स एक्सिस की, और जो वर्टिकल लाइन बनेगी ये बनेगी हमारी वाई एक्सिस की। ठीक है, और जो पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो होता है ये वाला पॉइंट 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यहां क्या मिलता है, -1 -2 -3 -4, और इस साइड हमें फिर से माइनस की डिजिट देखने को मिलती है, -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम लोग हमारे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्केल बनेगा उसके अंदर प्लस की डिजिट्स भी होंगी और माइनस की डिजिट्स भी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स एक्सिस में एक्स और एक्स डैश दोनों बनाने हैं। ठीक है, अब हमारे जो पॉइंट्स आए हैं उस अकॉर्डिंग पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहले वाले पॉइंट्स देखते हैं क्या है, 6 और 0, 3 और 1, 0 और 2। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 6 और 0। तो 6 है हमारा एक्स एक्सिस का, तो यहां कहीं मुझे 6 देखने को मिलेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 0, यानी जो पॉइंट है वो यहीं देखने को मिलेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, 6 और 0। ठीक है, अगला पॉइंट हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, 3 और 1। 3 किसका, एक्स एक्सिस का, और 1 किसका, वाई एक्सिस का, यानी यहां कहीं मुझे एक और पॉइंट देखने को मिलेगा। 1 पे ये वाला 1 और ये वाला 3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, 0 और 2 का। 0 किस पे, 0 है एक्स एक्सिस पे और 2 है वाई एक्सिस पे, यानी कि ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ये वाले पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा 3 और 1 का पॉइंट, और ये है हमारा 0 और 2 का पॉइंट।
ताकि हमें पता रहे कि 0 जो है वो x का है और 2 जो है वो y का है। ये पॉइंट्स हमें देखने को मिल गए। नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। 6 और 0, तो 6 और 0 तो हमें इसका भी मिल रहा था और इसका भी मिल रहा है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता रहे कि ये दूसरी इक्वेशन का पॉइंट भी यहाँ पर है। ये रहा एक सिंगल पॉइंट और, जो कि किसका मिल रहा है, सेकेंड वाली इक्वेशन का, 6 और 0। ठीक है, अगला 3 और -2, 3 और -2 यानी नीचे y एक्सिस पे, यहां पे कहीं पे मुझे पॉइंट देखने को मिलेगा। कौन सा? 3 और -2 का। x एक्सिस का तो ले लिया 3 और y एक्सिस का ले लिया 2, ये चीज। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ना ग्राफ। और अगला क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट है हमारा 0 और -4। 0 किसका? x एक्सिस का, और -4 y एक्सिस का, ये वाला 0 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो कैसे ग्राफ देखने को मिल रहा है, ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। देखिए, इस पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पहला पॉइंट, ये थोड़ा सा पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि प्रॉपर स्केल नहीं है ना, इसलिए। बट जो ग्राफ है, ग्राफ में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही बनेगा। ये हो गई हमारी पहली लाइन और ये हो गई हमारी यहाँ से इस वाले पॉइंट्स को सबको मिलाते हुए अगली लाइन। क्या कुछ इस तरीके की लाइन हमें देखने को मिल रही है? ये हो गई अगली लाइन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा था, इसको और आगे कर देते हैं थोड़ा सा। ये 2 लाइंस हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब क्या इस ग्राफ से ये चीज क्लियर हो रही है कि हमारी जो कंडीशंस हमें ऊपर देखने को मिली थी, कौन सी? ये वाली कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती हैं, तो क्या वही सेम चीज हमें देखने को मिल रही है? देखिए, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, सिंगल ऐसा पॉइंट है जहां पे ये कट होगा। कौन सा? 6 और 0। ये यूनिक पॉइंट है, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज हैं जहां पर ये पॉइंट हमें कट होता हुआ दिख रहा है, और साथ में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिल रही है किसी सिंगल पॉइंट पर। क्या ये चीज क्लियर हुई कि मैंने जो टेबल में समझाया था वो क्या चीज थी, किस तरीके से हमें यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिला? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक सॉल्यूशन जहां पे हमें एक्स और वाई की एक वैल्यू देखने को मिलेगी, एक ही कॉमन वैल्यू देखने को मिलेगी, यूनिक वैल्यू। और साथ में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन करता हुआ। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा वो जो टेबल था जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरीके से हमें ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलती है, यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये सब कुछ किस वजह से मिला? जो पेयर ऑफ इक्वेशन था हमारा, उसी वजह से, उसी से हम लोगों ने क्या निकाला? हमारे पॉइंट्स निकाले, एक्स वाई की वैल्यूज निकाली, ग्राफ्स ड्रॉ करा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि क्या हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो हमारा जो पहला वाला एग्जांपल था उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है, किस तरीके से हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, और किस तरीके से हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता चलता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है पूरा टेबल आपको एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। देखिए, पढ़ लीजिए।
सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है उनको कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने से क्या होगा कि हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमें मिलेगी, और जैसे ही हमें वैल्यू मिलती है उस अकॉर्डिंग हमने टेबल में पढ़ा उस अकॉर्डिंग रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन हमारे कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट का बन रहा है। तो यहाँ हमें मिला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि हमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक देखने को मिलेगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। यही हमें बताना था क्वेश्चन के अंदर, हमें सबसे पहले चेक यही करना था कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंट का कंसेप्ट कि कंसिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ओके, अब अगली चीज थी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले चाहिए होगा पॉइंट्स। ऐसे थोड़ी कहीं पे भी कुछ भी लाइन बना देंगे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही लाइन बनेगी। और वो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, हमारे जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है उससे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो चीज है ये अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट बहुत ही इजी मेथड है। जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करेंगे वैसे हम लोगों को इजी होता जाएगा। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स और 2-3 पॉइंट्स तो हम लोगों को एटलीस्ट निकालने ही है, ताकि हम लोगों को ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, एक्स की या वाई की किसी भी जगह पे, किसी भी वेरिएबल की जगह पे वैल्यूज पुट कीजिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को निकालिए। इजी वैल्यूज पुट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन में इजी रहे। ठीक है, उस तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई की वेरिएबल्स की जगह वैल्यूज पुट करी, हमारे पॉइंट्स फाइंड किए, और पॉइंट्स फाइंड करते ही हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड करके हमारा जो ग्राफ बन रहा है उसे प्रेजेंट किया। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे क्योंकि प्रॉपर स्केल नहीं है, मैंने खुद ने ड्रॉ करा है उस वजह से, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देखने को मिली सिंगल पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, 6 और 0 पर। ठीक है, ये हमें पहले पता चल चुका था कि हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट्स रखने में भी आपको इजी रहेगा कि जब ऊपर वाले में 6 0 मिल रहा है तो नीचे वाले में भी कहीं ना कहीं 6 0 हमें मिल सकता है, तो चेक कर लीजिए उस तरीके से। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देखने को मिली अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ग्राफिकली प्रेजेंट करना था इसलिए मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया, और पॉइंट कैसे निकाले वो भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है पॉइंट्स निकालना, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से पॉइंट्स निकालेंगे, तो प्रैक्टिस में आता जाएगा तो और चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बट जो हमने टेबल में पढ़ा, जो रिलेशंस हमने टेबल में पढ़े, वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी चीज का डाउट हो मन में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली क्लास में उसको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ इस टेबल पे डिपेंड करता है, इस टेबल के रिलेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेबल को ढंग से पढ़ लीजिएगा, कॉफिशिएंट्स किस तरीके से निकाल रहे हैं, किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से, और क्या रिलेशन हमें देखने को मिला है कोइंसिडेंट का, पैरेलल लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इस वाले एग्जाम्पल को ढंग से करिए, पॉइंट्स निकालने की कोशिश कीजिए और उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।